हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर होने वाला है बेटा, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, है ना। केमिस्ट्री है, अच्छी खासी केमिस्ट्री है, बट डोंट वरी, मैं इतने सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि बहुत ज्यादा केमिस्ट्री लगेगी नहीं, ठीक है। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन चीजों पे हम फोकस करेंगे, और जो मैं बताऊंगा आपको जो चीज याद रखनी है और वो चीज याद रखनी है, क्योंकि वही चीज जो है एग्जाम में पूछी जाती है हमेशा और हर बार उसी तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा केमिस्ट्री के अंदर नहीं घुसना है, बट हमें चीजों को याद करना है और समझना है कि कौन सी चीज क्या है, बस डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। देखो बायोमोलिक्यूल्स आखिर है क्या, क्या है इसकी कहानी। बायो का मतलब लिविंग और मॉलिक्यूल्स आप जानते ही हैं, है ना। ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे एटम्स का समूह या ऐसे कंपाउंड्स जो कि एक लिविंग बॉडी को फॉर्म करते हैं, एक लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, वो ये बायोमोलिक्यूल्स। आवर प्लैनेट इज हैविंग अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लासिफाइड एज यूनिसेलुलर। देखो हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल सेल, जिनका सिंगल सेल होता है, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह, है ना। ये सब यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं यहाँ पर, और मल्टी सेलुलर भी मौजूद हैं जिनके बहुत सारे सेल होते हैं बॉडी में, जैसे प्लांट्स और एनिमल है। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल एज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो लिविंग जो बॉडी है उसके बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या होती है, सेल होती है, सही है। तो द सेल्स हैव प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूमरस केमिकल मॉलिक्यूल्स, द बायोमोलिक्यूल्स। देखो अब हमने पढ़ा था सेल के बारे में, हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स थे, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स थे, एंजाइम्स थे, वो सब क्या है, वो सब बायोमोलिक्यूल्स ही तो हैं। वो सब किससे बने हुए हैं, बायोमोलिक्यूल्स से बने हुए हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री इज अ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री दैट प्रोवाइड्स अस द आइडिया ऑफ केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी केमिस्ट्री हमारी लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, एटम्स, सब ये सब प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, ये सब बायोमोलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोबियल सेल, और इनकी वजह से जो भी चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, इट डेवलप्स द फाउंडेशन for understanding all biological processes and communication within and between cells as well as chemical basis of inheritance of disease in animals and plants, ठीक है। देखो डिजीज वगैरह होती है हमारे अंदर, तो ये भी कहीं ना कहीं बायोकेमिकल पाथवे में कोई गड़बड़ी आ जाती है, तब जाके कोई डिजीज हो सकती है, ठीक है। या फिर आप दवा खाते हैं, उसमें क्या होती है, मॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं। तो आप जो दवा खा रहे हैं, आप ट्रीट भी बायोमोलिक्यूल से ही कर रहे हैं उस डिजीज को पर्टिकुलर। केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स लाइक, अब देखो अब हम अगर बात करें एलिमेंटल लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर, तो कौन से मोस्ट कॉमन जो है एलिमेंट्स कौन से पाए जाते हैं। देखो कार्बन पाया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सम अदर्स विद देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी कि मात्रा के हिसाब से, है ना, सही मात्रा के हिसाब से कौन सा ऑर्गेनिज्म में किस तरह का केमिकल कितना ज्यादा होगा वो डिफर करता है, अलग अलग होता है सब में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही उसमें कहेंगे। केमिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बेसिक 3 टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखो केमिकली बेसिक 3 तरह के मैक्रोमोलिक्यूल हैं जो हमें पढ़ने हैं, व्हिच आर पॉलीमर्स ऑफ सिंपल सब यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स, जो कि क्या है, पॉलीमर हैं। पॉलीमर क्या होते हैं, जैसे एक चेन बना दी मैंने, है ना, एक चेन बना दी, तो दिस इज पॉलीमर, दिस इज कॉल्ड मर कहते हैं, MER होती है यूनिट, है ना। अगर मैं यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स मिला दूं मैं किसी भी चीज की, तो वो क्या कहलाएगी, वो चीज कहलाएगी पॉलीमर, ठीक है। पॉली का मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा, और मर मतलब यूनिट्स, ठीक है। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये सिंपल सब यूनिट जो होते हैं मोनोमर्स के बने होते हैं। अगर जो सिंपल यूनिट है हम कहेंगे मोनोमर, है ना, मोनोमर कहेंगे, और ये बहुत सारे मोनोमर मिलकर क्या बनता है, पॉलीमर बनता है, यानी कि यूनिट को हम मोनोमर कहते हैं यहाँ पर। द पॉलीसैकेराइड्स, देखो अब इसमें जो यूनिट्स हैं, किस किस की यूनिट्स हैं वो क्या है, जैसे कि द पॉलीसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लिक एसिड। देखो पॉलीसैकेराइड्स क्या है, ये वो पॉलीमर है जो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स जो है ये वो पॉलीमर है जो कि प्रोटीन्स बनाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये कौन है, ये न्यूक्लिक एसिड बनाता है, जैसे कि DNA और RNA, है ना। आर दी पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड। देखो मोनोसैकेराइड किसका है, मोनोसैकेराइड से मिलेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीसैकेराइड बनेगा, है ना। अमाइनो एसिड बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगा, और न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। ये सब क्या है, इसकी यूनिट है, ये सिंगल यूनिट है। एक मोनोसैकेराइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सब मिलाकर ने क्या बना दिया, पॉलीसैकेराइड बना दिया। और ये पॉलीसैकेराइड जो होगा ये क्या होगा, ये कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट होगा, यानी कि कोई शुगर होगा, जैसे ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, सुक्रोज, मेल्टोज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
चलिए ऐसे ही अमाइनो एसिड्स जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन की। अमाइनो एसिड्स को अगर मैंने मिला दिए, एक अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये सब मिलकर क्या बना देंगे, ये एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी और इससे क्या बनेगा, एक प्रोटीन बन जाएगा। अब अगर बहुत सारे मैंने न्यूक्लियोटाइड्स मैंने जोड़ दिए, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड। जब हम डीएनए पढ़ेंगे, जो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तब हम ये वाली चीज जो है वो देखेंगे थोड़ा, ठीक है, डोंट वरी। तो इस फिगर 6.1 में देखो, ये रहे बायोमोलिक्यूल्स आपके, ये ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, और इनऑर्गेनिक होते हैं, सही है। ऑर्गेनिक मतलब रिलेटेड टू लिविंग और ऑर्गेनिकली प्रेजेंट है धरती पर, है ना। इनऑर्गेनिक क्या है, ये भी नेचुरली प्रेजेंट है, बट ये हम फॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो मैक्रो थोड़ा सा बड़ा साइज और माइक्रो बहुत छोटा साइज, है ना। मैक्रो में हम बात करें तो देखो पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स ये किससे बने होते हैं, सिंपल शुगर से बने होते हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। पॉलीपेप्टाइड किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं, यानी कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है प्रोटीन की, जो कि मैंने अभी बताया, और यहाँ बात हो रही है किसकी, न्यूक्लिक एसिड्स की, न्यूक्लिक एसिड, है ना। अब ये कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गए मैक्रोमोलिक्यूल, सही है। अच्छा, अब पूछ लिए माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, तो देखो लिपिड्स। लिपिड क्या है, लिपिड टूटता है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है, जो फैट होता है आपकी बॉडी के अंदर। अब ये फैटी एसिड दो तरह का हो सकता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि ऐसा फैटी एसिड जो कि और फर्दर डिसॉल्व हो सकता है, और एक ऐसा जो और फर्दर नहीं हो सकता। यानी सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि अब क्या है, इसमें सैचुरेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यानी कि अभी और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता, और ज्यादा हम इसे तोड़ नहीं सकते, ठीक है। और अनसैचुरेटेड को हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, और क्या है यहाँ पर माइक्रो में, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये भी कुछ यूं कहो स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसे कि अल्कलॉइड है, फिनोलिक्स हैं, टर्पेनॉइड्स हैं, एसेंशियल ऑयल हैं, टॉक्सिन, लैक्टेंस। ये सब नाम आपको बिल्कुल नए नए लग रहे होंगे, बट डोंट वरी, हम सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। ये क्या है, ये पूरा एक चार्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं अपने जो लिविंग सिस्टम में जो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये उसका एक चार्ट की फॉर्म में मैंने आपको दिया है, ताकि हम जो भी अभी आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये मैक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, या फिर ये इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है। देखो, अगर इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो प्राइम एलिमेंट्स, यानी कि मेन एलिमेंट कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि प्रेजेंट इन एयर एंड वाटर, सही बात है, हवा और पानी में होते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, है ना। और हम ट्रेस एलिमेंट, यानी कि बहुत बहुत कम मात्रा में जो पाए जाने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, जिंक, क्लोरीन, बोरॉन, कॉपर, आयरन, सोडियम, मोलिब्डेनम, निकल, सिलिकॉन, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ये सब क्या है, जो बहुत ही ट्रेस एलिमेंट है, यानी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, सेल के अंदर जो बायोमोलिक्यूल होते हैं उनकी, ठीक है। आपका जो सेल है, हमने सेल पढ़ा था, तो सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, जरा देखो। सबसे पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जरा जानते हैं कि पूरी कहानी कार्बोहाइड्रेट की क्या है, ठीक है। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, यानी कि कार्बन के बने हुए हैं ये बेसिकली, तभी हम इसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, सैकराइड्स भी कहते हैं, जैसे मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड, है ना, सही है। दे आर बायोमोलिक्यूल्स मेड फ्रॉम जस्ट 3 एलिमेंट। देखो, अब ये ऐसे बायोमोलिक्यूल हैं जो कि सिर्फ मेनली 3 ही एलिमेंट से बने हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिर्फ और सिर्फ कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन्हीं तीनों से ही बने हुए हैं बस, ओनली, और कोई नहीं है इसमें। विद द जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, CH2O, और यहां क्या है, N। अब देखो, अब अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूं, ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला, C6H12O6। तो जरा यहां पे देखो, ये N को अगर मैं क्या रख दूं, N की जो वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए मैंने N को रख दिया 6, N इज इक्वल टू यहां पर मैंने रख दिया 6, है ना। तो देखो N का मतलब क्या है, C6 हो गया, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे जब जहां जब कुछ नहीं है तो यहां पे 1 मान लेते हैं हम, जहां कुछ नहीं होता वहां पे हम 1 मान लेते हैं। तो C1 1 into N, यानी 1 into 6 कितना हो गया, 6 हो गया। 2 into 6 कितना हो गया, H12 हो गया, है ना। और यहां पर 1 into 6 कितना हो गया, O6 हो गया, समझ गए। तो ये क्या बन गया आपका, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ये कॉमन है, हम N की वैल्यू के हिसाब से हम अलग अलग फॉर्मूलेस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला है CH2O, और उसके बाद ब्रैकेट में बाहर नीचे N, ठीक है। दे कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द सेम रेशियो एज इन वाटर 2:1। देखो, जैसे कि H2O, इसमें देखो वाटर जो है मतलब कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, तो यानी कि रेशियो कितना क्या है, 2:1। इसके अंदर भी क्या है, रेशियो 2:1 का होता है। देखो, ये 12 है, ये 6 है, जब इन्हें काटोगे तो अब क्या निकलेगा, 2:1 ही तो निकलेगा ना,
रेशियो इनका यही तो निकलेगा ना 2:1। तो देखिए यही वाली बात है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनके अंदर, किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो वही होता है जो पानी के अंदर होता है, यानी कि 2:1। सही है। अगर 4 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन होंगे बस, अगर 8 हाइड्रोजन है तो 4 ऑक्सीजन होंगे। समझ गए। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी ब्रोकन डाउन, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड, कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ते हैं, ऑक्सीडाइज करना, टू रिलीज एनर्जी। फिर उससे हम क्या निकालते हैं, रिलीज एनर्जी निकालते हैं। भाई ग्लूकोज है, प्लांट जो है क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। जब प्लांट जो है उसे तोड़ता है अपनी बॉडी के अंदर तो उसमें से एनर्जी निकलती है। हम जो खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज अगर हम खा रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, टूट रहा है, तो उससे एनर्जी निकलेगी विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होता है, क्रेब्स साइकिल वगैरह हम पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, यानी कि कितनी यूनिट्स का बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जितनी यूनिट्स उसमें प्रेजेंट है उस हिसाब से 3 तरह का होता है ये। मोनोसैकेराइड्स सिंगल का है तो, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है। टेबल नंबर 6.2, जरा ये रही टेबल नंबर 6.2, जरा देखो इसे एक बार। सही है। जब तक अपन पानी पी लेते। हाँ भाई देख ली। अब जरा यहां देखिए कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या है, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है। मोनोसैकेराइड्स कौन से होते हैं, जो सिंपल शुगर है। बिल्कुल देखो ये यूनिट, ये जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने। कार्बोहाइड्रेट्स में जो सवाल आते हैं ना, पता है आपके, वो मेनली 99% वो इसमें से सवाल आते हैं, इस टेबल में से सिर्फ। तो आप अगर कार्बोहाइड्रेट का जो पढ़ा रहा हूं अगर वो बिल्कुल छोड़कर सिर्फ इस टेबल को भी कायदे से रट जाओगे तो आपका काम जो है वो 90% तक आपका काम जो है वो चल सकता है। बाकी 10% में वो आपका लक है कि मान लीजिए इस बार सवाल यहां से नहीं पूछा, लेकिन ऑलमोस्ट आपको हर पेपर में सवाल इसमें से मिल जाएगा। ठीक है। अब क्यों मिलेगा हो ऐसा, वो मैं अभी बताऊंगा, ऐसा क्यों है यहाँ पे, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसमें याद रखने का बहुत सारा मामला है। देखो क्या है, मोनोसैकेराइड यानी कि बिल्कुल सिंपलेस्ट शुगर, सिंगल सैकेराइड की बनी हुई है। अब ये क्या है, ट्रायोज। सबसे पहले क्या होती है, ट्रायोज, जो कि 3 कार्बन की होती है बेसिकली। इसे हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड, इसका क्या नाम होता है, फॉर एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड एक कंपाउंड है जो कि कौन है, किसका मेंबर है, ट्रायोज का है, जो कि क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। क्या है, मोनोसैकेराइड। और ट्रायोज का मतलब 3 का बना हुआ। ठीक है। चलिए अब टेट्रोज की अगर हम बात करेंगे, 4 कार्बन का बना हुआ है। ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें सिर्फ 4 कार्बन प्रेजेंट है। ये क्या है, एरिथ्रोज। क्या है ये एग्जांपल, एरिथ्रोज। देखो सवाल ऐसे ही आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रायोज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरिथ्रोज, क्योंकि इसमें याद करने का इतना सारा, इसीलिए ये टफ हो जाता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस पूरी टेबल को बहुत कायदे से रट लेना है। पेंटोज 5 मतलब 5 कार्बन का बना हुआ। अब ये कौन होते हैं, राइबोज इन आरएनए एंड डीऑक्सीराइबो इन डीएनए। डीएनए के अंदर एक पार्ट होता है ना, हम कहते हैं ना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो राइबोज शुगर होती है बेसिकली, राइबोज। तो वो कितनी होती है, 5 कार्बन की शुगर होती है राइबोज, है ना। और ऐसे ही डीऑक्सीराइबोज यानी कि ऐसी शुगर जिसके अंदर से एक ऑक्सीजन जो है वो गायब है, तो वो डीऑक्सीराइबोज हो गई, तो वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। तभी तो डीएनए और आरएनए में यही तो फर्क है मेनली। ऐसे तो बहुत सारा फर्क है, लेकिन राइबोज के लेवल पर यही फर्क है कि इसकी जो एक शुगर है आपकी 5 कार्बन की ही शुगर है दोनों के अंदर, लेकिन एक में ऑक्सीजन है, एक में ऑक्सीजन गायब है या थोड़ी सी कमी है उसकी, इसीलिए उसे कहते हैं हम डीऑक्सी, यानी कि ऑक्सीजन निकला हुआ राइबोज। ठीक है। चलो खैर, ये क्या है, पेंटोज का पार्ट है। अब हेक्सोज, मोनोसैकेराइड्स हम बता रहे हैं, हेक्सोज ये 6 कार्बन का होता है। ग्लूकोज ब्लड शुगर के अंदर जो बेसिकली ब्लड की जो शुगर होती है हमारी, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, वो हेक्सोज ही तो होता है। ग्लूकोज किसका मेंबर है, हेक्सोज का मेंबर है, 6 कार्बन का कंपाउंड है पूरा। ठीक है। फ्रक्टोज हो गया आपका, ये फ्रूट शुगर होती है। क्या होती है, फ्रूट शुगर, जो फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, फ्रक्टोज। एंड गैलेक्टोज, ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है ना, लैक्टिक एसिड का नाम सुना है आपने, लैक्टोज। अरे जो दूध के अंदर प्रेजेंट होती है शुगर, किसके अंदर, दूध के अंदर, है ना। तो लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, लैक्टोज से ही तो बनता है। आपका जो क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया है वो बनाता है इसे। ठीक है। चलिए हेप्टोज, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन का, ये कौन है, ये है सीडोहेप्टिलोज। कौन है, सीडोहेप्टिलोज। ये 7 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो हमें इनके नाम पता होने चाहिए और इनके याद होना चाहिए कि कौन सा 5 कार्बन का है, कौन सा 3 का है, कौन सा 7 का है, कौन सा 6 का है, और कहां कहां प्रेजेंट होता है। देखो फ्रक्टोज कहां प्रेजेंट होता है, फ्रूट शुगर में, या फ्रूट की जो शुगर होती है दैट इज फ्रक्टोज। गैलेक्टोज कहां है, प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज का प्रोडक्ट होता है ये। ठीक है। तो ये सब कुछ हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छा अगला आ गया डाइसैकेराइड। इसमें देखो जैसे ये सिंपल एक मोनोसैकेराइड थे, यानी कि एक कंपाउंड था उससे बना हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है। एक मोनोसैकेराइड। अब यहां पे मान लो कि ऐसे जब 2 मिलेंगे, जैसे मान लो कि फ्रक्टोज और मैंने गैलेक्टोज दोनों को मिला दिया, तो एक जो बन गया दैट इज डाइसैकेराइड बना। ठीक है। चलो अब देखते हैं कौन कौन से। डाइसैकेराइड मतलब जिसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड्स मिल गए हो।
सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज। ये होता है केन शुगर, जो आपके गन्ने के अंदर, जो आप गन्ने का जूस पीते हो तो उस जूस में जो मीठा मीठा होती है शुगर, वो कौन सी होती है, उसका क्या नाम होता है? दैट इज सुक्रोज। ठीक है, ये ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि जब हम इसे तोड़ेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, जब हम सुक्रोज को तोड़ेंगे तब हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी कि सुक्रोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, देखो हम यहाँ सुक्रोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ये इससे भी बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, अच्छा अब लैक्टोज की देखो, जो मिल्क शुगर होती है, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, जब हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे, यानी कि जब हम इसे तोड़ेंगे तब क्या मिलेगा? इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो जो आपको जो लैक्टोज है वो क्या निकालता है? वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। देखो गैलेक्टोज यहां पे अलग है, ग्लूकोज अलग है, दोनों हेक्सोज हैं, यानी 6 कार्बन वाला 6 कार्बन वाला, दोनों को जोड़ दिया कितने कार्बन हो जाएंगे? 12 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा पूरा। समझ गए? तो क्या बना? वो लैक्टोज बन गया आपका। ठीक है, अच्छा एक है आपका मेल्टोज क्या है? ये मेल्ट शुगर। जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका तब क्या होगा? इट प्रोड्यूस 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, यानी कि मेल्टोज किससे बना होता है? ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि 2 यूनिट मिला दें आप ग्लूकोज की तो क्या बन जाएगा? मेल्टोज बन जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बात याद रखना, सुक्रोज, लैक्टोज और मेल्टोज। ठीक है, सुक्रोज में भी ग्लूकोज है, लैक्टोज में भी ग्लूकोज है और मेल्टोज में भी ग्लूकोज है। फर्क कहां पर है? फर्क यहां पर है कि किसमें गैलेक्टोज है, किसमें फ्रक्टोज है, कौन मिला हुआ है। ठीक है, तो देखो मेल्टोज का तो ऐसे याद रखो कि इसके अंदर जो है वो दोनों ही ग्लूकोज हैं। ठीक है, अब बात रही ये, देखो ग्लूकोज तो तीनों में ही है। ठीक है, बात रही है कि फ्रक्टोज किसमें और गैलेक्टोज किसमें। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए कि सुक्रोज के अंदर क्या है आपका? फ्रक्टोज है। ठीक है, लैक्टोज के अंदर क्या है आपका? गैलेक्टोज। तो मेनली आपको ये बात अच्छे से बिल्कुल कायदे से आपको हर तरह से बिठानी है अपने दिमाग में। ठीक है, ग्लूकोज तो कॉमन है तीनों के अंदर। ठीक है, जब ग्लूकोज कॉमन है तो सिर्फ आखिरी का मामला अटकेगा आपका, और आपके ऑप्शन यही बनाएगा, वो ग्लूकोज रखेगा कॉमन लेकिन यहां पे चेंज करेगा, पूछेगा कि लैक्टोज में बताओ लैक्टोज की फॉर्मेशन कौन करता है, हम किस में मिलाकर लैक्टोज बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बस ग्लूकोज करेगा, ग्लूकोज प्लस फिर ऑप्शन दे देगा फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, है ना, मेल्टोज, लैक्टोज, अलग अलग ऑप्शन दे देगा, फिर आपको बताना होगा कि क्या है उसका आंसर। समझ गए? तो इस तरह के सवाल इसमें आते हैं। पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करें, इसमें पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड है ना, मोनोसैकेराइड बहुत सारे मिला दिए। देखो यहाँ तो 2 मोनोसैकेराइड मिलाए थे, देखो 2 मिल रहे हैं ना, 1 2 मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 2 से ज्यादा मिला दिए। क्या मिला दिए? 2 से ज्यादा मिला दिए, तो क्या बन गया? पॉलीसैकेराइड बन गया, है ना। जैसे कि होमोपॉलीसैकेराइड्स, पॉलीमर ऑफ 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी कि समझो कि बहुत सारे ग्लूकोज बहुत सारे जोड़ दिए एक साथ, तो एक तरह का मोनोसैकेराइड है। जैसे कि स्टार्च जो होता है, प्लांट का स्टोरेज मॉलिक्यूल है स्टार्च। प्लांट क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है ना, तो प्लांट का जो स्टोरेज मॉलिक्यूल है दैट इज स्टार्च, तो वो किसका है? वो बहुत सारे ग्लूकोज मिले हुए हैं एक साथ, तो बन गया स्टार्च आपका। ठीक है, सेलुलोज जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, किसकी? प्लांट सेल की। ठीक है, तो सेल वॉल का कंपोनेंट है क्या? सेलुलोज। ये भी क्या है? पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, ये भी यूं समझिए कि ग्लूकोज इसमें अच्छा खासा प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें तो ये एनिमल स्टोरेज है। क्या है? एनिमल स्टोरेज फूड है, यानी कि जो एनिमल की बॉडी में, एनिमल के सेल में स्टोर रहता है। ठीक है, और ये क्या है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। देखो यहाँ तो एक जैसे पॉलीसैकेराइड इसमें मिले हुए हैं, सॉरी एक जैसे मोनोसैकेराइड बहुत सारे मिले हुए हैं, बट यहाँ पे क्या है? हेटेरो के अंदर क्या? पॉलीमर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड। इसमें अलग अलग तरह के मोनोसैकेराइड हैं, जैसे मान लो ग्लूकोज प्लस एरिथ्रोज प्लस आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड, समझ रहे हो? अलग अलग तरह के मोनोसैकेराइड इसके अंदर मिले हुए हैं, तो ये बना हेटेरो। हेटेरो का मतलब अलग, पॉली का मतलब बहुत सारे सैकेराइड्स। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड, हेपरिन, ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, ये सब क्या है? इसकी एग्जांपल्स हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की, जो कि किससे बने हैं? है ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, यानी कि है ये सैकेराइड्स, बट अलग अलग तरह के मोनोसैकेराइड जो है वो मिलकर इन्होंने बनाया है, इसे फॉर्म किया है, तो हम इसे कहते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो आई होप कि ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, बट अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हम इन चीजों को डिटेल में और अच्छे से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। These are the simplest sugar having crystalline structure, है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, स्वीट टेस्ट होता है, इनका मीठे होते हैं, soluble in water। देखो मोनोसैकेराइड्स आर soluble in water, पानी में घुल जाते हैं। They cannot be further monomers और complex carbohydrates। ठीक है, ये क्या है? ये और ज्यादा छोटे नहीं हो सकते, यानी कि और ज्यादा इनका वो नहीं कर सकते हम, इन्हें और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। ठीक है, They have the general molecular formula CH2O और उसके बाद N। ठीक है, जो हमने अभी बताया था CH2O और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे N। ठीक है, अब N की वैल्यू आप अगर 6 ले लेते हो तो क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा आपका? C6H12O6। ठीक है, दिस इज ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज, यानी कि ये रहा आपके सामने जो मॉलिक्यूल है, समझ गए?
अच्छा, वेयर n कैन बी 3, 4, 5, 6। अब देखो n जो है वो कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 होता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है। उस हिसाब से हम अलग अलग मॉलिक्यूल जो है वो बना सकते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू ट्रायोज, देखो अगर 3 है तो ट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज एक्सेट्रा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूल एज मेंशन इन द टेबल 6.2। देखो कार्बन एटम यानी कि कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो ट्रायोज, 4 कार्बन है तो टेट्रोज, ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंटोज। मोनोसैकेराइड कंटेनिंग द एल्डिहाइड CHO ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप उसके अंदर मोनोसैकेराइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों एक साथ रहते हैं ना, CHO ग्रुप इनके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लासिफाइड एज एल्डोजेस। अब जिसके अंदर ये प्रेजेंट है ग्रुप उसे हम क्या कहते हैं, एल्डोजेस कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज के अंदर है, जाइलोज है, ठीक है, दोज आर दी कीटोन, C डबल बॉन्ड O ग्रुप आर क्लासिफाइड एज कीटोन। अब देखो, अब अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि मान लो कार्बन है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन है, तो यानी क्या है, ये कीटोज कहलाया ये है। जैसे कि राइबोलोज और फ्रक्टोज, इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोज ग्रुप प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, यानी कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, किसमें, राइबोलोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। और एल्डोजेस कौन होते हैं, जिसमें अगर CHO अगर प्रेजेंट है, यानी कि कार्बन है और OH यहाँ पे प्रेजेंट है, समझ गए। जैसे कि ये देखिए आप, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन और 2 OH, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और OH आपका ये रहा, तो देखो ये ग्रुप क्या है, ये एल्डिहाइड ही तो है, सही है, CHO या COH कुछ भी कह लो आप। चलो, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, देखो अब ये बात याद रखो कि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ठीक है। ये जो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है ना, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। दीज शुगर्स रिड्यूस द बेनेडिक्ट रिएजेंट कॉपर 2+ और कॉपर प्लस सिंस दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स टू दी अदर कंपाउंड्स एंड प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि ये रिड्यूस हो सकते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं अगर हम इसे बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे। तो किसको, अगर हम ग्लूकोज का हम टेस्ट करते हैं, बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है, लैब में होता है, तो उसे जब हम डालते हैं ग्लूकोज के सॉल्यूशन में, तो वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ देता है, वो अपना ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन को, खासतौर से हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। चलिए, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस ये याद रखिए कि रिड्यूस हम करते हैं शुगर को खुद से, बेनेडिक्ट रिएजेंट से, सिर्फ ये याद रखने वाली बात है यहाँ पे, बाकी आप क्या कहते हैं इसके उसको याद रखें ना रखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, और अगर थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में याद रखना है तो बेनेडिक्ट रिएजेंट के अंदर जो मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉपर 2+ और कॉपर प्लस, ठीक है, मेनली कॉपर 2+ से कॉपर प्लस बन जाता है आपका। चलो, बेसिक सी बातें हैं। अब देखो इसमें क्या है, ग्लूकोज की अगर हम बात करें, सिंपल सी ग्लूकोज की, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल इन लिविंग सेल। ग्लूकोज को हम खाने, जो हमारा खाना होता है, फूड के लिए जो फ्यूल है, सॉरी, जो हमारे सेल के लिए जो फ्यूल है, यानी जो फूड है, वो ग्लूकोज ही तो है, सही है। इट कंसंट्रेशन इन दी ह्यूमन ब्लड इज अबाउट 90 मिलीग्राम पर 100 ml। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, ये आपको याद रखना है कि ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड के अंदर, ह्यूमन ब्लड के अंदर 90 मिलीग्राम पर होता है, पर 100 ml ब्लड में 90 मिलीग्राम का होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। द स्मॉल साइज एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अलाउ देम टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ये आसानी से पास हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर, ठीक है, क्योंकि छोटा है ये। एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय सेलुलर रेस्पिरेशन, और जब सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है तो क्या निकलती है, एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज जब टूटता है तो क्या निकलती है, एनर्जी, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन क्या निकलता है, एनर्जी। अब एनर्जी कब निकलती है, जब हम सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन से क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और क्या निकलती है, एनर्जी, ठीक है। चलिए, अब गैलेक्टोज की अगर हम बात करें, गैलेक्टोज क्या है, इट लुक्स वेरी सिमिलर टू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बहुत सिमिलर नजर आता है हमें। दे कैन बी ऑल्सो एग्जिस्ट इन अल्फा और बीटा फॉर्म, इसकी दो फॉर्म्स हो सकती है, यानी कि इसके दो टाइप भी हो सकते हैं। गैलेक्टोज रिएक्ट विद ग्लूकोज टू फॉर्म द डाइसैकेराइड लैक्टोज। देखो यहां पे मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री नहीं डाली है, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं वो डालूंगा तो फिर आप जो है इसी में अटकते रह जाएंगे, है ना, आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा मैंने रखी हैं ताकि आप याद रख सकें, और यही चीजें पूछी जाती हैं। आप जरा देखिएगा, ज्यादा इसमें केमिकल कंपाउंड्स नहीं आते, डायरेक्ट सवाल आता है थ्योरी का कि बताओ गैलेक्टोज जो है वो किसकी तरह ज्यादा नजर आता है ना, फ्रक्टोज किसका, वो कहां प्रेजेंट होता है, इस तरह के आते हैं सवाल आपके बीएससी के अंदर। They can also exist in alpha and beta form. Galactose react with glucose to form the disaccharide lactose. देखो गैलेक्टोज रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ और क्या बनाता है, लैक्टोज बनाता है। However, glucose and galactose cannot be easily converted into one another. Galactose cannot play the same role as respiration and glucose. देखो अब देखो सिमिलर नजर आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लूकोज की जगह आप गैलेक्टोज का इस्तेमाल कर दोगे रेस्पिरेशन में, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि और भी चीजें हैं जो डिफर करती हैं ऐसे। बट ये है कि
वेरी सिमिलर होता है, बस ये वाली बात है। फ्रक्टोज की अगर हम बात करते हैं तो इट इज दी फ्रूट शुगर। कहां है? फ्रूट के अंदर जो शुगर होती है दैट इज फ्रक्टोज, एंड केमिकली इट इज कीटोहेक्सोज, यानी कि कीटोन ग्रुप वाला हेक्सोज, यानी कि 6 कार्बन है इसके अंदर और कीटोन ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, समझ गए? कीटोहेक्सोज, बट इट हैज 5 एटम रिंग रादर देन अ 6 एटम। ठीक है, देखो रिंग कैसी है, जो इसकी देखो एक रिंग वाला स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। और किस तरह की रिंग है इसकी? 5 एटम वाली रिंग है, ना कि 6 एटम वाली। ठीक है, 5 एटम वाली रिंग है, ना कि 6 एटम वाली। सही है। फ्रक्टोज रिएक्ट विद ग्लूकोज टू फॉर्म दी सुक्रोज अ डाइसैकेराइड। फ्रक्टोज जब रिएक्ट करेगा ग्लूकोज के साथ तो क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। हमने देखा था सुक्रोज क्या है, वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, वो क्या है? एक डाइसैकेराइड है, ये हमने देखा था ना अभी। चलो डाइसैकेराइड्स की अगर हम बात करें, व्हाट आर डाइसैकेराइड्स? तो देखो मोनोसैकेराइड्स आर रेयर इन नेचर। देखो मोनोसैकेराइड होते हैं बट बहुत रेयर है। ठीक है, मोस्ट शुगर्स फाउंड इन नेचर ऑफ डाइसैकेराइड, नेचर आर डाइसैकेराइड। जो आजकल या फिर जो मोस्टली जो शुगर्स पाई जाती हैं वो किस तरह के नेचर की होती हैं? किस नेचर की हैं? दैट इज डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड इज formed when 2 monosaccharides are react by condensation reaction। देखो ये आपको याद रखना है कि कौन सा रिएक्शन है, उसका क्या नाम है? उस रिएक्शन का नाम है कंडेंसेशन रिएक्शन, कि जिस रिएक्शन के थ्रू हम 2 मोनोसैकेराइड को मिला देते हैं और एक डाइसैकेराइड बन जाता है। सही है। रिलीजिंग और इस प्रोसेस में क्या होता है? वाटर भी रिलीज होता है। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, और इस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि ये प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है। अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म्स एंड होल्ड्स 2 मोनोसैकेराइड यूनिट टुगेदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 2 मोनोसैकेराइड यानी कि ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या बना था? देखो हमने क्या देखा था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिएक्ट विद ग्लूकोज, क्या बना था हमारा? सुक्रोज बना था ना। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या था हमारा? सुक्रोज था। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो जुड़ा हुआ है वो किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई तो जोड़ने के लिए कोई बॉन्ड है, तो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है कि किस तरह के बॉन्ड है। देखो ग्लाई से याद रखना है, ग्लाई, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, गैलेक्टोज है ना, तो ऐसे याद रखना है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है वो जोड़े रखता है किसको? 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को एक साथ, जैसे कि सुक्रोज है, लैक्टोज है, मेल्टोज है, ये एग्जांपल है डाइसैकेराइड्स की। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर सिंस इट लैक्स फ्री एल्डिहाइड। इसके पास फ्री एल्डिहाइड जो है नहीं होता, तो इसलिए यानी कि ये कैसी है? नॉन रिड्यूसिंग है। ये हमें याद रखना है कौन रिड्यूसिंग है और कौन नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो सुक्रोज क्या है? एक नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि इसके पास कोई फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, ना ही कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। लैक्टोज एंड मेल्टोज जो है आर रिड्यूसिंग शुगर, बट लैक्टोज और मेल्टोज जो है वो क्या है? वो रिड्यूसिंग शुगर है। बेटा इस पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत, इस पे सवाल आता है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग। बिल्कुल अच्छे से रट लो इस बात को कि जो नॉन रिड्यूसिंग होता है वो कौन होता है? सुक्रोज होता है। ठीक है, क्यों होता है? अच्छा ये थोड़ा सा देख लो, क्यों इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड जो है वो नहीं होता। ठीक है, और इसके अंदर कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अगर होता कीटोन ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड अगर होता तो एक बॉन्ड टूट के वो फ्री हो जाता, मगर ऐसा होता ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो लैक्टोज एंड मेल्टोज जो है वो क्या है? वो रिड्यूसिंग शुगर्स है। ठीक है, लैक्टोज एग्जिस्ट इन बीटा फॉर्म। देखो अल्फा बीटा गामा अलग अलग फॉर्म्स भी होती हैं, तो लैक्टोज आल्सो एग्जिस्ट इन बीटा फॉर्म, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में और बीटा फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, व्हिच इज मेड फ्रॉम बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। देखो गैलेक्टोज और ग्लूकोज की भी तो अल्फा बीटा फॉर्म होती है, तो बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से कौन बना है आपका? कौन बना है आपका? लैक्टोज। कौन बना है? लैक्टोज। ठीक है, कौन सा वाला लैक्टोज? बीटा लैक्टोज। ठीक है, डाइसैकेराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो डाइसैकेराइड जो होते हैं वो भी सॉल्युबल होती हैं वाटर में, बट दे आर टू बिग टू पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। लेकिन देखो बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिल गए, मतलब कि 2 मोनोसैकेराइड में, बहुत सारे तो नहीं, 2 मोनोसैकेराइड मिलकर एक बना है, तो यानी कि मॉलिक्यूल का साइज जो है वो बड़ा हो गया, तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकता थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, उसके थ्रू पास नहीं हो सकता, मेम्ब्रेन से पास होकर नहीं निकल सकता सेल की। दे आर ब्रोकन डाउन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या होता है इनका? पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन, दस फॉर्म्ड मोनोसैकेराइड, फिर बनते हैं मोनोसैकेराइड्स और उसके बाद में पास होते हैं ब्लड के अंदर से सेल मेम्ब्रेन्स में और सेल्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो डाइसैकेराइड को चेंज होना होता है मोनोसैकेराइड में, तब जाके ये एब्जॉर्ब होता है और फिर जाके हमारे ब्लड सेल्स के अंदर जाता है। सही है, ये देखिए ये हाइड्रोलिसिस का एक प्रोसेस है, बेसिक सा ये डाइसैकेराइड है। देखो कार्बन 12 का है, कार्बन 12 H22 और O11। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? वाटर हमने हल्का सा मिला दिया, इसमें हाइड्रोलिसिस किया इसका, तो क्या बन गया आपका? ग्लूकोज बन गया, और आपको क्या बन गया आपका? 2 ग्लूकोज हमारे निकल आए। देखो C6H12 से 2 ग्लूकोज निकल आए। अब जरा कोई बता सकता है ये क्या चीज है?
जब यहां पर दो ग्लूकोज निकल रहे हैं, यानी कि ग्लूकोज निकला प्लस ग्लूकोज निकला, तो कोई बता सकता है कि ये क्या है? अरे भाई मेल्टोस। हमने बताया था ना कि मेल्टोस जो है वो किससे बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये देखो कहां गया मेल्टोस, इसमें देख लो मेल्टोस किससे बना है आपका? 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, सही है। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज से क्या बना है आपका? मेल्टोस बना है। तो देखिए आपका ये क्या है, यानी कि मेल्टोस, यानी इसका फॉर्मूला क्या है? C12H22O11, ठीक है। अच्छा चलिए अब देखिए ग्लूकोज का, ये रहा आपका ग्लूकोज और ये रहा आपका ग्लूकोज, ठीक है, यानी कि हम मेल्टोस दिखा रहे हैं। देखो ये क्या है? मेल्टोस है पूरा। तो ये जुड़ा कैसे है? जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, यानी कि ग्लाइकोसाइडिक जो लिंकेज है वो किस तरह से जुड़ी हुई है? ये देखिए यहां पर ये इस तरह से बॉन्ड यहां पर इसने फॉर्म कर दिया। जो इसका OH था, इसका जो OH था और इसका OH था, इसमें क्या किया? H2O को बाहर निकाल दिया, पानी बाहर निकल गया और क्या है आपका? बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड शो हो रहा है आपको, ये क्या है? दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं दो मोनोमर, या सॉरी मोनोसैकेराइड्स किससे जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या बनता है, ग्लूकोज और लैक्टोज से क्या बनता है, इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए monosaccharides are used very quickly by cells, but if a cell is not need of all the energy released immediately, then it may get stored। देखो मोनोसैकेराइड जो है वो आसानी से बहुत जल्दी सेल इस्तेमाल करता है, लेकिन मान लो सेल को नहीं चाहिए अब एनर्जी, सेल के पास है सफिशिएंट, तो सेल उसे स्टोर करके रख लेता है। ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ देगा, जाने देगा, इसे स्टोर कर लेगा, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स आर कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड्स इन द सेल बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन के थ्रू मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड बन जाते हैं सेल के ही अंदर, ठीक है। विच रिजल्ट इन, देखो सेल की मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता डाइसैकेराइड, लेकिन सेल के अंदर अगर दोनों मोनोसैकेराइड चले गए, फिर वहां अंदर जाकर वो जुड़ सकते हैं कंडेंसेशन से, ठीक है। विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एज मैक्रोमोलिक्यूल। क्या बना देता है वो? पॉलीसैकेराइड। फिर उसके बाद में जब फिर वो बहुत सारे मिल जाते हैं तो पॉलीसैकेराइड बन जाता है और पूरा एक मैक्रोमोलिक्यूल तैयार हो जाता है ना, जो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं सेल से और सेल की मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आ पाते, सेल के अंदर ही रहते हैं। फिर जब भी सेल को जरूरत होती है वो उसका इस्तेमाल कर लेता है एनर्जी को निकालने के लिए, एनर्जी स्टोरेज के लिए, ठीक है। चलिए पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करें, पॉलीसैकेराइड मतलब कि अलग अलग तरह के मोनोसैकेराइड जो है वो जुड़ गए हैं, ठीक है। यानी कि मोनोसैकेराइड दो से ज्यादा जुड़ गए हैं। अब अगर अलग अलग तरह के हैं वो या एक तरह के हैं, उसमें हमारा अलग, वो हमने देखा था, अभी देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो मोनोसैकेराइड्स कैन अंडरगो अ सीरीज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कि बहुत सारी कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं, 1 से 2 जुड़े, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो एडिंग 1 यूनिट आफ्टर द अदर टू द चेन वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, यानी कि पॉलीसैकेराइड एक के बाद एक जुड़ते चले गए तो बहुत लंबी चेन बन गई, दैट इज पॉलीसैकेराइड इज फॉर्म्ड। दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जब पॉलीसैकेराइड बनता है, यानी कि बहुत लंबी जब चेन बनती चली जाती है, तो इस चेन को क्या कहते हैं हम? पॉलीमराइजेशन। ये जो प्रोसेस है क्या कहलाया? पॉलीमराइजेशन। पॉलीसैकेराइड्स आर ब्रोकन डाउन बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के थ्रू हम तोड़ते हैं इसे, ठीक है, इनटू मोनोसैकेराइड, यानी कि मोनोसैकेराइड सब जो है वो टूट जाएंगे जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, ब्रांचिंग, फोल्डिंग एंड कॉइलिंग, यानी कि ये कितना लंबा है ना, और अगर मान लो ऐसा मुड़ा हुआ है, ठीक है, या इसके अंदर और ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो इन बातों पर क्या चीज डिपेंड करती है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसके पास क्या क्या खासियत है या क्या क्या नहीं है, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, और किस किस काम में इस्तेमाल हो सकता है मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए अब अगर हम स्टार्च की बात करें, देखो स्टार्च ये क्या है? स्टोर्ड फूड है, कहां पर? प्लांट्स में। प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड कौन होता है? स्टार्च होता है। ये सवाल आता है बेटा, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, 2 तरह की फॉर्म में होता है। एक फॉर्म होती है इसकी अमाइलोज, दूसरी होती है अमाइलोपेक्टिन। देखो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये 2 फॉर्म में ये क्या है आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ये उसका क्या है? फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत, एक बार देख लो, बट जो मैं बता रहा हूं उसे याद रखो कि स्टार्च की 2 फॉर्म होती हैं, एक होती है अमाइलोज, दूसरी होती है अमाइलोपेक्टिन। बोथ आर मेड फ्रॉम अल्फा ग्लूकोज। किससे बनी होती है दोनों? अल्फा टाइप का ग्लूकोज है। अब देखो अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, क्या फर्क है क्या नहीं है, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हालांकि डिटेल में जाने को जा सकते हैं और जाना भी चाहिए, बट क्या करें, हमारे पास ना वक्त है, प्लस ये है कि यहाँ पे इतना ज्यादा डीप जो है वो नहीं पूछा जाता, बहुत ही मुश्किल है, आपके लक के ऊपर है। अगर आपका लक खराब है तो शायद आ जाए सवाल, बट नहीं आता, ठीक है। तो बेसिक चीजें जो है वो हम कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा स्कोर जो है वो अच्छा हो सके, ठीक है। अमाइलोज इज एन अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। देखो एक ग्लूकोज, दूसरा, तीसरा, तो देखो अनब्रांच है, कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है ना। तो क्या है? अमाइलोज एक अनब्रांच पॉलीमर है, किसका? अल्फा ग्लूकोज का, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स कॉइल इनटू हेलिकल स्ट्रक्चर, इट फॉर्म्स अ कोलोइडल सस्पेंशन इन हॉट वाटर। अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच। देखो
जब ये क्या है हॉट वाटर में जब आप डालते हैं तब ये क्या होता है, मुड़ जाता है, कोल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है यही अमाइलोज जो है, ठीक है। अच्छा, अब अमाइलोपेक्टिन की अगर बात करें तो ये क्या है, ब्रांच पॉलीमर है। देखो एक ये ना यहाँ से ब्रांच निकली आई इसकी, देखो दूसरी ब्रांच निकली आई ना, देखो ब्रांचिंग हो गई यहाँ पे, मान लो यहाँ से और ब्रांचिंग हो गई होगी, सही है। तो ये क्या है, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। ये ब्रांच पॉलीमर है, ये भी अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ है। इट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये जो है कंप्लीटली इनसॉल्युबल होता है वाटर में। जैसे कि ऑयल जो है पानी से दूर भागता है, इनसॉल्युबल होता है ना, नहीं घुलता, जैसे मिट्टी नहीं घुलती पानी में, है ना। तो इसी तरह से ये भाई साहब भी पानी के अंदर नहीं घुलते, ये भी इनसॉल्युबल होते हैं। कौन, अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च की दो फॉर्म है, एक क्या है अमाइलोपेक्टिन, दूसरी क्या है अमाइलोज। अमाइलोज क्या है, वो सिंगल है, सीधी है, ठीक है। ग्लूकोज के क्या कहते हैं, पॉलीमर है, बिल्कुल सिंगल सीधी, देयर इज नो ब्रांच। बट अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड है, सही है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, और अल्फा ग्लूकोज की बनी हुई है दोनों मिलकर। देखो अब ग्लाइकोजन की क्या कहानी है, व्हाट इज ग्लाइकोजन, इट इज अमाइलोपेक्टिन विद वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस बिटवीन द ब्रांचिंग साइड चेन। देखो ये भी अमाइलोपेक्टिन है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ठीक है। यानी कि इसकी जो ब्रांचिंग है वो बहुत ज्यादा, जैसे मान लो ये एक वो है, इसकी देखो एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, ये देखो इस तरह से बहुत ज्यादा इस तरह की ब्रांचिंग है इसकी, कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिली हुई है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रांच है इसकी। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, पर्टिकुलरली इन लीवर। देखो ग्लाइकोजन क्या है, ये एनिमल बॉडी के अंदर यानी एनिमल सेल्स के अंदर ये स्टोर्ड फूड है, यानी कि फूड को इस्तेमाल करना है तो ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करना है। हमारे अंदर जो स्टोर्ड फूड है क्या है, ग्लाइकोजन है, ठीक है। कहां पे स्टोर होता है, हमारे लीवर के अंदर और हमारी मसल्स के अंदर, फ्रॉम वेयर इट हाइड्रोलाइज्ड एज पर नीड टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। जब ग्लूकोज की जरूरत होती है तब इसका हाइड्रोलाइजेशन होता है और उसके बाद में इसमें से ग्लूकोज निकाल लिया जाता है, फिर उस ग्लूकोज को तोड़कर इस्तेमाल किया जाता है और उसमें से एनर्जी निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो बी हो गया, उसके बाद सी देखिए यहाँ पे आ गई, क्या है, सेलुलोज। अगला क्या है आपका, सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या है, इट इज अ पॉलीमर मेड फ्रॉम बीटा ग्लूकोज। देखो सेलुलोज क्या है, ये पॉलीमर है, किसका बना हुआ, बीटा ग्लूकोज का। अभी तक हम अल्फा ग्लूकोज वाली पढ़ लेते हैं, अब क्या है, बीटा ग्लूकोज का बना हुआ क्या है, सेलुलोज। सेलुलोज कहां प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में प्लांट की। मॉलिक्यूल्स एंड द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रेट। सेलुलोज सर्व्स टू फॉर्म सेल वॉल्स इन प्लांट सेल। ठीक, कहां प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। These are much tougher than cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन से ज्यादा टफ होता है, प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्ट करता है उससे ज्यादा। This toughness is due to the arrangement of glucose unit in the polymer chain and the hydrogen bonding between neighboring chains. ठीक है, तो ये जो टफनेस जो है कैसे आई है कि ये ग्लूकोज का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह का अरेंजमेंट है कि वो इसे बहुत ज्यादा टफ बना देता है, ठीक है। पॉलीमर जो चेन है इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है इनके बीच में, देखो एक तो चेन्स बनी हुई है बहुत सारी, प्लस ये चेन आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ी हुई है, तो ये बहुत ज्यादा टफ स्ट्रक्चर बना देती हैं, ठीक है, रिजिड बना देता है बहुत ज्यादा सेल को। चलो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कहानी जो है वो इतनी ही थी, यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने फिनिश जो है कर ली है, कार्बोहाइड्रेट की कहानी हो गई फिनिश। बहुत थोड़ा सा कंटेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा है अगर याद करने के लिए देखा जाए उस हिसाब से। तो अब देखो इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की बात। इट सप्लाइज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जो भी फंक्शन चल रहा है, तो एनर्जी आती है, कहां से आती है, कार्बोहाइड्रेट से आती है, ठीक है। ग्लूकोज इज द मेन सबस्ट्रेट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। एटीपी बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है भैया, ग्लूकोज की मदद से ही तो होता है, वही तो मेन सबस्ट्रेट है उसका, ठीक है। तभी तो एटीपी जो एनर्जी करेंसी भाई ग्लूकोज से ही तो निकलता है एटीपी, यही समझ लीजिए आप, ठीक है। एनर्जी करेंसी जो बनती है ग्लूकोज की मदद से तो बन रही है। लैक्टोज की अगर हम बात करें, डाइसैकेराइड है, इज प्रेजेंट इन मिल्क, प्रोवाइड्स एनर्जी टू लैक्टेटिंग बेबीज। जो बच्चे होते हैं, जो जस्ट पैदा हुए बच्चे हैं, तो वो माँ का दूध पीते हैं, उसमें क्या होता है, क्या होता है उसके अंदर होता है लैक्टोज होता है उसके अंदर, क्या है, लैक्टोज, ठीक है। अब लैक्टोज क्या है, ये एक शुगर है, मिल्क शुगर है, जो कि कहां प्रेजेंट होती है, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि जो बच्चे होते हैं वो बेचारे सिर्फ और सिर्फ दूध पे ही जिंदा रहते हैं शुरू के 1-2 साल तक, सही है। तो उनके लिए तो सब कुछ दूध है, हम तो कुछ भी खा लेते हैं, उनके लिए तो सारे न्यूट्रिशन दूध में है, तो ये क्या है, इसलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स सर्व एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पॉलीसैकेराइड्स क्या है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, है ना, सेल की मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। सेल वॉल और रिजर्व फूड एज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एनिमल का रिजर्व फूड और स्टार्च प्लांट का रिजर्व फूड, उसमें भी ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हेल्प करते हैं, प्लस सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेलुलोज की फॉर्म में, ठीक है। ये जो हमने अभी पढ़ चुके हैं हम सारी कहानी, ठीक है। चलिए अगला है मामला आपका लिपिड्स का, ठीक है। लिपिड्स क्या बला है भाई, लिपिड्स क्या है, बेसिकली ये है फैट, क्या है, जो फैटी सब्सटेंस है, क्या है, जो फैटी सब्सटेंस है जो है लिपिड्स, ठीक है। जरा इन्हें पढ़िए एक बार, क्या है, क्या लिखा है, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं।
जब तक हम पानी पी लें। हाँ भाई, थोड़ा सा ब्रेक लेना भी जरूरी होता है ना, पानी शानी। चलिए, तो अब हम लिपिड देखते हैं ना। लिपिड क्या है? बेसिकली जो फैट वाले मॉलिक्यूल है। अभी तक हमने क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कंप्लीट हमने कर लिए। जो भी सवाल जो है इससे बाहर नहीं आता, जो भी मैंने बताया है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लिएगा आप, ठीक है। आपको लगेगा ज्यादा, बट यह है कि ज्यादा नहीं है, क्योंकि ज्यादा अगर मैं कराता ना तो अभी तक आज पूरी क्लास में कार्बोहाइड्रेट चलता और शायद कंप्लीट भी नहीं हो पाता। सही है, चलो थोड़ा सा हम बेसिक आज लिपिड को थोड़ा सा देख लेते हैं, जितना हम कर पाते हैं। देखते हैं क्या है लिपिड्स क्या है। दीज आर द ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस विद ग्रीसी कंसिस्टेंसी विद लॉन्ग हाइड्रोजन कार्बन चेन्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, और ये बहुत लंबी लंबी चेन होती है। देखो, दिस इज सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन, पूरी चेन होती है। ये अनसैचुरेटेड है। इसमें भी आपको क्या नजर आ रहा है? कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ये तो नजर आ रहा है इसमें आपको सब कुछ, है ना। तो ये क्या है? ये है लिपिड। सही है। ये क्या है? ग्रीजी होता है, कैसा होता है? थोड़ा सा चिकना टाइप का होता है, ठीक है। फैटी सब्सटेंस है, फैट है तो दैट इज चिकना है, चिकनाई जो होती है आपकी, है ना। इन लिपिड्स हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो इज ग्रेटर देन 2:1। इन कार्बोहाइड्रेट इट इज ऑलवेज। देखो, अब देखो फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में। इसे हमने अलग क्यों रखा? क्योंकि देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो आपके कार्बोहाइड्रेट में भी थे, वो भी बना रहे थे, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसके अंदर भी हैं। तो ये अलग कैसे हैं? अलग है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेशियो। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो क्या होता है? 2:1 होता है। लेकिन लिपिड के अंदर ज्यादा होता है। लिपिड के अंदर ये रेशियो क्या है? ये थोड़ा ज्यादा है, 2:1 नहीं है, थोड़ा उससे ज्यादा है, ठीक है। लिपिड इज अ ब्रॉडर टर्म यूज्ड फॉर फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। फैटी एसिड्स जो होते हैं, यानी जो फैट होता है, हॉट मॉलिक्यूल्स हैं, और उनके जो डेरिवेटिव है, उनसे बने हुए जो कंपाउंड हैं, तो उन सबको मिला के हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं दे ऑल आर लिपिड्स, ठीक है। तो लिपिड क्या है? एक ब्रॉड टर्म है इसके लिए। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी कि वो सॉल्वेंट जिसके अंदर आयंस जो है ज्यादा प्रेजेंट, आयंस जो है वो प्रेजेंट नहीं है, नॉन पोलर है, ठीक है। आयंस वाला, आयनिक सॉल्यूशन के अलावा जो है, जो सॉल्वेंट है आपके, यानी कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसके अंदर ये आराम से सॉल्युबल होता है, घुल जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट फैटी एसिड्स आर। अब देखो जरा क्या है फैटी एसिड्स के बारे में थोड़ी हम कहानी देखते हैं। फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या है ये? ऑर्गेनिक एसिड्स हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोजन और कार्बन, देखो कार्बन और हाइड्रोजन की मिली हुई चेन पूरी उससे बने होते। देखो हाइड्रोजन कार्बन चेन एंडिंग विद कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। एंड किससे हो रहा है? कार्बोक्सिल ग्रुप से। देखो यहां पे क्या है एंड में? COOH। देखो यहां पे क्या है? COOH। सही है। एंडिंग किससे हो रही है? देखो C, एक कार्बन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन आपका ये रहा, और इसके साथ हाइड्रोजन ये रहा। यानी कि इसे अगर हम खोल के अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? COOH, या फिर अगर हम इसे कायदे से लिखें तो COOH, ठीक है। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, कार्बन कंपाउंड चैप्टर में आपको पढ़ा होगा ना आपने। तो कार्बोक्सिल ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है। हाइड्रोकार्बन चेन होती है पूरी की पूरी, लेकिन एंड में क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। दे कैन बी सैचुरेटेड फैटी एसिड विद नो डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड क्या है? देखो इसमें कोई भी आपको डबल बॉन्ड आ रहा है नजर? दूर दूर तक, यानी कि इस पूरे में आपको कोई दूर दूर तक डबल बॉन्ड आ रहा है नजर? नहीं, ठीक है। लेकिन देखो यहां पर आपको बीच में डबल बॉन्ड आ गया नजर। तो ये क्या है? दिस इज अनसैचुरेटेड एंड दिस इज सैचुरेटेड, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप की हम बात नहीं कर रहे, उसमें तो होता ही डबल बॉन्ड, बट हम किसकी बात कर रहे हैं? आपकी जो चेन है पूरी, इसके अंदर कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, बट इसकी चेन में देखो ये आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड, और जिसमें नहीं है डबल बॉन्ड दैट इज सैचुरेटेड, ठीक है। बिटवीन द कार्बन एटम्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन पाल्मिटिक एंड स्टेरिक एसिड। देखो ये नाम याद रखना, पाल्मिटिक और स्टेरिक एसिड फाउंड इन ऑल एनिमल एंड प्लांट फैट्स आर एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो पाल्मिटिक और स्टेरिक एसिड जो कि क्या है? फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। और किस तरह के फैटी एसिड है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि इनकी जो हाइड्रोकार्बन की चेन है उसमें डबल बॉन्ड एक भी प्रेजेंट नहीं है। वो कहां पाए जाते हैं? एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है।
देखो जरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर हम बात करते हैं तो आर विद वन और मोर डबल बॉन्ड्स बिटवीन दी कार्बन एटम्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। कार्बन से कार्बन के बीच में अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है, ठीक है, तो वो क्या है बेसिकली अनसैचुरेटेड है। यहाँ पर एक भी अगर डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हो गया। लेकिन किसकी बात हो रही है यहाँ पे? चेन की बात हो रही है कि चेन के अंदर जो कार्बन है और आपस में कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो क्या है? सैचुरेटेड होगा। अगर डबल बॉन्ड से है तो दैट इज अनसैचुरेटेड, यानी कि वो अभी उसका बॉन्ड जब हम तोड़ेंगे तो हम उसमें और अभी क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। ओलिक एसिड, देखो एक अगर नया नाम आ गया, ओलिक एसिड फाउंड इन नियरली ऑल फैट्स। ओलिक एसिड भी तकरीबन सारे फैट्स में पाया जाता है। और लिनोलिक एसिड एक होता है, लिनोलिक एसिड, ये कहां पाया जाता है? ये बहुत सारे सीड ऑयल्स में पाया जाता है, जैसे मस्टर्ड का सीड होता है, सरसों का तेल, सरसों का सीड है उसमें से तेल निकालते हैं। आर एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये किसकी एग्जांपल है? ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि लिनोलिक और ओलिक एसिड्स आर द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। दीज फैटी एसिड्स आर बेसिक मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिपिड। देखो ये क्या है? ये बेसिक मॉलिक्यूल है जो क्या बनाते हैं? अलग अलग तरह के लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लिपिड्स में बी क्लासिफाइड एज सिंपल, कंपाउंड एंड ड्राइव्ड लिपिड्स। तो लिपिड्स जो है वो क्लासिफाई किस में है? सिंपल लिपिड होती हैं, ड्राइव्ड होती हैं, ठीक है, और कंपाउंड लिपिड होती हैं। अब अगर हम सिंपल लिपिड्स की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, यानी कि ईस्टर ग्रुप होता है इसके अंदर, ठीक है, विद वेरियस अल्कोहल, और अल्कोहल भी होता है, यानी कि OH ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट होता है। फैट्स एंड वैक्सेस आर सिंपल लिपिड। जो वैक्स होती है ना, जो मॉम टाइप का होता है, फैट और वैक्सेस जो है वो सब क्या है? सिंपल लिपिड है। फैट्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। फैट क्या है? फैटी एसिड बहुत सारे ईस्टर ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ईस्टर प्रेजेंट है उसमें विद ग्लिसरॉल, साथ में ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट है, ठीक है। देखो जैसे ये आपका आ गया सी, देखो डायरेक्ट देखो CH2 OH CH OH CH2 OH, ठीक है। ये देखो ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? ये है सिंपल लिपिड, ठीक है। जनरली अनसैचुरेटेड फैट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो अब ये वाली बात सुनो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इससे पहले क्या है? ये वाली बात रह गई कि ट्राइग्लिसराइड्स आर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं ना, ट्राइग्लिसराइड जो लिपिड्स के अंदर भी और फॉर्मेशन और अलग टाइप है, तो ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं उसके अंदर 3 मॉलिक्यूल तो फैटी एसिड के होते हैं और 1 मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल का। 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल, तब जाके बनता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राई का मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसराइड का मतलब ग्लिसरॉल उसमें एक प्रेजेंट है, यानी कि टोटल 4 मॉलिक्यूल है इसमें, ठीक है। अब देखो जनरली जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर, यानी कि जो आप तेल देखते हो ना, सरसों का तेल है, ये सब क्या है? ये सब लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं ये, ठीक है। जैसे जो ऑयल्स आप देखते हैं, ठीक है, सरसों का तेल है और क्या कहते हैं आपके जो आप डालते हैं आंवला का ऑयल भी होता है, क्या कहते हैं, और कोकोनट ऑयल है, वो तो खैर जम भी जाता है। बट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हाइड्रोजनेटेड टू प्रोड्यूस फैट, फॉर एग्जांपल वनस्पति घी, ठीक है, जैसे घी है तो ये वो भी जम जाता है, समझ गए। चलो खैर, फैट्स आर a न्यूट्रिशनल सोर्स विद हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात है जो बचपन में आपने पढ़ी होगी कि जो फैट होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं हमें। हालांकि जो प्राइमरी हमारी बॉडी जो प्राइमरीली कंपाउंड इस्तेमाल करती है एनर्जी के लिए वो ग्लूकोज होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, बट फैट भी हमारी बॉडी स्टोर करती है, और जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तो फैट का इस्तेमाल करती है हमारी बॉडी, ठीक है, फैट से एनर्जी लेती है। तो देखो फैट्स आर न्यूट्रिशनल सोर्स विद हाई कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। फैट एक्ट एज रिजर्व फूड मटेरियल, फैट जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। इन प्लांट्स इट इज स्टोर्ड इन सीड्स टू नरिश एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो जो सीड होता है ना, सीड, तो उस सीड के अंदर फैट प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट जब सीड जो है वो क्या है, जर्मिनेशन कर रहा होगा तो उसमें ग्रोथ होगी हल्की सी, तो उसमें हेल्प कौन करेगा, उसे एनर्जी कौन देगा, तो यही तो देगा। इन एनिमल फैट स्टोर्ड इन एडिपोसाइट्स। एनिमल के अंदर सेल्स होते हैं, स्किन के नीचे होते हैं एडिपोसाइट सेल होते हैं, ठीक है, जो एडिपोज टिश्यू बनाते हैं मिलकर, तो उसके अंदर फैट जो है होता है, जो हमारी स्किन के नीचे फैट होता है ना, जिससे लोग थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं। फैट होता है तो वो बहुत ज्यादा खाते हैं, फैटी चीजें हैं ना, बाहर का खाते हैं, तो उससे उनकी बॉडी जो है थोड़ी ओबेस हो जाती है। तो वो एडिपोसाइट्स जो सेल होते हैं ना, उनका फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगता है, प्लस वो बहुत ज्यादा स्टोर करके रखने लगते हैं फैट को, ठीक है। एडिपोज टिश्यू उनमें ज्यादा आ जाता है। फैट्स डिपॉजिटेड इन सबक्यूटेनस टिश्यूज
एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड मिनिमाइज लॉस ऑफ बॉडी हीट। अब देखो फैट जो है वो कहीं ना कहीं जरूरी भी है हमारे लिए और सबके लिए। क्यों? आपने देखा होगा, जो आपने नहीं देखा होगा, फोटो में देखा होगा, पोलर बेयर होता है ना, पेंगुइन्स होते हैं जो अंटार्कटिका वाले रीजन में रहते हैं ना, पोलर नॉर्थ पोल साउथ पोल पर रहते हैं, तो इनकी बॉडी जो है ना बहुत ज्यादा कैसी होती है, बहुत ज्यादा मोटी सी होती है, सॉफ्ट और बहुत मोटी होती है ना। मोटी किसकी वजह से होती है? फैट की वजह से। क्या उनकी जो सबक्यूटेनियस जो लेयर है, यानी कि जो स्किन के नीचे वाली जो लेयर है, यानी जो एडिपोज टिश्यू वाली लेयर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा फैट जमा हुआ है। क्यों जमा हुआ है? क्योंकि उनकी बॉडी की जो हीट है वो फैट के थ्रू बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी होती है और उनकी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि मैमल्स और बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड और ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं अपना, ठीक है, यूरिथर्मल होते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, बॉडी के बाहर के हिसाब से टेम्परेचर चेंज नहीं करते, ठीक है। तो जैसे बियर है, भालू है, सही है, और आपका क्या कहते हैं पेंगुइन है, पेंगुइन क्या है? एक बर्ड है, ठीक है। वेल है, वेल के पास जो फैटी लेयर होती है दैट इज ब्लबर, उसे हम कहते हैं ब्लबर, जो लेयर होती है फैट की, ठीक है। तो फैट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये एज एन इंसुलेटर काम करता है, ठीक है, किसका? बॉडी के अंदर जो है क्या है, एक सर्दी गर्मी जो है वो मिलने नहीं देता, यानी कि सर्दी को अंदर आने नहीं देता बॉडी के अंदर ज्यादा, ठीक है। अगर बाहर बहुत सर्दी है तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा बिकॉज ऑफ द फैट। एक तरीके से यूं समझो कि फैट जो है इनकी बॉडी पर क्या है, एक कंबल चढ़ा हुआ है पूरा, जो कि गर्म रखता है बॉडी को, समझ गए। और मिनिमाइज करता है लॉस ऑफ बॉडी हीट, ठीक है, बॉडी की जो हीट है उसको लॉस नहीं होने देता। फैट्स डिपॉजिटेड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स एक्ट एज कुशन। फैट जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, उसके आसपास भी फैट। आपने कभी अगर अभी बकरीद आने वाली है तो कुर्बानी अगर होती होगी किसी घर पे, तो आप देखते होंगे कि जो ऑर्गन्स होते हैं उनके आसपास फैट की लेयर होती है, फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिट होता है। जैसे आप कभी अगर गोश्त की दुकान पे आप गोश्त वगैरह लेने आते हैं तो वो फैट चिकनाई होती है आसपास। क्यों होती है? क्योंकि वो कुशन की तरह काम करता है। कुशन क्या है? सॉफ्ट सब्सटेंस है ना, ताकि ऑर्गन डैमेज ना हो, ठीक है। कुशन टू एब्जॉर्ब मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कहीं कुछ धक्का वगैरह कुछ लगे तो ऑर्गन डैमेज ना हो आसानी से, है ना, मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब कर ले। वैक्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल लिपिड। वैक्स जो है वो भी एक सिंपल लिपिड है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। वैक्स क्या है? एक सिंपल लिपिड है, ठीक है। दे आर ईस्टर्स फॉर लॉन्ग चेन फैटी एसिड विद लॉन्ग एल्कोहल्स, ठीक है। ये क्या है? ये ईस्टर्स के बने हुए लंबी लंबी चेन है फैटी एसिड की, और लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल भी इसमें जुड़ा हुआ है, एल्कोहलिक ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट है। दे आर मोस्ट एबंडेंट इन ब्लड, द गोनेड्स एंड द सेबेशियस ग्लैंड ऑफ द स्किन। जो हमारी स्किन होती है ना, स्किन की जो सेबेशियस ग्लैंड है जो ऑयल का प्रोडक्शन करती है, तो ये ऑयल क्या है? फैट ही तो है। तो ये कहां प्रेजेंट होती है? ये वैक्सी सब्सटेंस निकलता है ना हमारी जो स्किन होती है चुपचुपी सी, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये यही तो है जो निकल रहा है हमारा, ठीक है। गोनेड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, गोनेड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, ऑफ द स्किन। वैक्सेस आर नॉट एज रेडिली हाइड्रोलाइज्ड एज फैट, दे आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। जो वैक्स होता है ना वो क्या है? वो सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पर, सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। हम उसे डायरेक्ट आप रूम टेम्परेचर पर रख पे उसे क्या वो नहीं कर सकते, लिक्विड फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है। ये देखो, ये अगर हम देखें ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड। देखो इसमें क्या है? एक ग्लिसरॉल है, दिस इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के एक कार्बन से जुड़े हुए हैं 3 चेन है, 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं। देखो, एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड और तीसरा फैटी एसिड। तो दिस इज ट्राइग्लिसराइड, यानी कि एक ग्लिसरॉल है और 3 क्या है? फैटी एसिड की चेन जुड़ी हुई है, इससे दिस इज ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला, सही है। चलो, वैक्सेस फॉर्म वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग ऑन हेयर एंड स्किन ऑफ एनिमल। बहुत सारे एनिमल आपने देखे होंगे ना कि उनकी बॉडी जो है वो जैसे बर्ड्स होती है, बर्ड की पूंछ के पास एक होती है, उस ग्लैंड का नाम भूल गया, एक ग्लैंड होती है, भूल गया मैं उसका नाम, खैर डोंट वरी, बता देंगे, हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे उसके बारे में, एनिमल टिश्यूज में हम देख लेंगे, चलो, है ना, उसमें ही आएगा आपका, फिर इसके बारे में आएगा, जिक्र है किस चैप्टर में मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट जिक्र है इसका। क्या है कि जो उसकी पूंछ होती है बर्ड्स की, जैसे पैरेट की, किसी बर्ड की पूंछ है ना, तो उसकी बॉडी को भीगने से बचाती है, उसके अंदर से ऑयल सीक्रेट होता है, एक मां ग्लैंड होती है, उसके अंदर से एक ऑयल सीक्रेट होता है जो कि उसकी बॉडी पर क्या है, वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है, उसे भीगने से बचाता है, ठीक है। तो वैक्स क्या है? ये भी इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल कोटिंग है ऑन हेयर और स्किन इन एनिमल। वैक्स इज फ्रॉम एन आउटर कोटिंग ऑन स्टेम। देखो स्टेम के ऊपर भी वैक्सिस टाइप का सब्सटेंस होता है, लीफ के ऊपर भी और फ्रूट के ऊपर भी, जो उसे भीगने से बचाता है और पानी से रेजिस्ट रखता है, क्योंकि पानी अगर उस पर अगर आ गया ज्यादा तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पे इन्फेक्शन के खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि मॉइस्ट जगह पे इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा जल्दी फैलता है, ठीक है। चलो कंपाउंड लिपिड भी देख लेते हैं, है ना, बस कंपाउंड क्या हो ही गया, पूरा कर ही लेते हैं लिपिड को आज। चलो कंपाउंड लिपिड की अगर हम बात करें तो क्या है, दीज आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग अदर ग्रुप्स लाइक फॉस्फेट। देखो इसके अंदर क्या है, अब कंपाउंड के अंदर और भी ग्रुप्स ऐड होते चले गए, यानी कि और चीजें इसमें ऐड हो गई, जैसे कि फॉस्फोलिपिड आ गई, फॉस्फेट ग्रुप जो है इसके अंदर आ गया, शुगर अगर इसमें मिल गई तो ग्लाइकोलिपिड बन गया, एटसेट्रा, ठीक है। दे कंटेन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, स्किन के पास ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, यानी कि सिंपल शुगर। सम फॉस्फोलिपिड्स सच एज लेसिथिन आल्सो हैव नाइट्रोजनस कंपाउंड अटैच्ड टू फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि नाइट्रोजन वाला कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो भी फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है। तो कुछ मॉलिक्यूल में ये भी चीज देखी गई है। फॉस्फोलिपिड हैव बोथ हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप, ठीक है, यानी कि फॉस्फेट और नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजनस ग्रुप, एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर ग्रुप यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड। आप याद करो हमने वो देखी थी, क्या देखा था, ये क्या है ये हमने क्या देखा था, अरे भाई फॉस्फोलिपिड बाइलेयर देखी थी हमने, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था। तो क्या था, ये जो हेड है ये वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है। तो ये किस तरह का है, वाटर लविंग है, यानी कि हाइड्रोफिलिक है तो क्या है, पोलर है, ये पोलर हेड है, ठीक है, ये पोलर हेड है। और इसकी जो टेल है क्या है, ये नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, सही है। तो उसी की तो बात हो रही है, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर ग्रुप होता है। हाइड्रोकार्बन चेन फैटी एसिड और हाइड्रोफॉस्फोलिपिड कंट्रीब्यूट इन दी फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो वही तो बात है, सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और सिंपल शुगर सच एज गैलेक्टोज और नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स में ये सारी चीजें होती हैं आपकी। दे आर आल्सो कॉल्ड सेरिब्रोसाइड्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ना आपके, उन्हें हम सेरिब्रोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ देम हैव बीन फाउंड इन द ब्रेन व्हाइट मैटर एंड माइलिन शीट। जो आपके नर्वस सिस्टम आपने अगर पढ़ा है, अगर आपने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा है, नर्व सेल के बारे में, तो माइलिन शीट होती है ना, जो एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट जो प्रोटेक्शन देती है, प्लस उसकी क्या बढ़ाती है, काम करने की क्षमता को भी बढ़ाती है, यानी कि बहुत ज्यादा सिग्नल की स्पीड को बढ़ाती है, ठीक है। तो ये उसके अंदर प्रेजेंट होती है, आपकी जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसे सेरिब्रोसाइट्स भी कहते हैं, यानी कि सेरिब्रो, सेरिब्रल, सेरिब्रम है ना, यानी कि इट इज रिलेटेड टू ब्रेन, ठीक है। चलो देखो, लिपिड बाइलेयर इन एक्वस मीडियम, ये देखो लिपिड, ये तो यही तो है हमारा लिपिड बाइलेयर। देखो ये क्या है, ये पोलर ग्रुप है, हेड ग्रुप, ये क्या है, पोलर हेड ग्रुप। और ये क्या है इसकी, ये क्या है, नॉन पोलर टेल है, यानी कि नॉन पोलर है, यानी कि क्या है, हाइड्रो। इस पे सवाल आता है, हाइड्रोफोबिक कहेगा कि नॉन पोलर टेल है, बताओ हाइड्रोफोबिक होगी या हाइड्रोफिलिक होगी, पता होना चाहिए। कहेगा पोलर हेड है, बताओ हाइड्रोफोबिक होगा या फिर हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, क्या है, वाटर लविंग, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग, पानी से दूर भागेगा। देखो तभी तो देखो यहाँ पर एक्वस मीडियम है पूरा, यहाँ एक्वस मीडियम है, कहीं यहाँ एक्वस मीडियम नजर आ रहा है, नहीं, ये सब पानी से दूर है ना, लेकिन ये सब पानी के करीब है। ये सब क्या है, पोलर है, यहाँ पे चार्ज है, पोलर है, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड की मॉलिक्यूल्स, और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है आपकी, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। देखो लिपिड बाइलेयर इन एक्वस मीडियम, समझ गए, ये क्या है, एक्वस मीडियम आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब स्टेरॉल्स देख लो, बस आखिरी आपका, इसके बाद आपका लिपिड वाला पोर्शन खत्म, फिर हम प्रोटीन्स पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टेरॉल देख लो, आज की आखिरी कहानी। दे आर ड्राइव्ड लिपिड्स, ये क्या है, स्टेरॉल जो होते हैं ये ड्राइव्ड लिपिड्स हैं, यानी कि लिपिड्स स्टार्टिंग में थे लेकिन उन्हें बनाया गया, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग्स, स्टेरॉइड न्यूक्लियस, यानी कि हाइड्रोकार्बन रिंग को फ्यूजन किया गया उनका, एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। और देखो रिंग भी इसमें प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन, प्लस साइड चेन भी इसमें बहुत सारी प्रेजेंट है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टेरॉल इज कोलेस्ट्रॉल, जो जम जाता है हमारी नसों में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जो है वो आता है। कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जम जाता है ना कोलेस्ट्रॉल। लोग खाते हैं ना बहुत ज्यादा फैटी एसिड खाते हैं, बहुत ज्यादा चिकनी चीजें खाते हैं, बाहर का खाते हैं, उनकी डाइटिंग सही नहीं रहती है, एक्सरसाइज करते नहीं है, तभी तो हार्ट अटैक से ज्यादा मौतें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल उनकी बॉडी में ज्यादा हो रहा है, ये वेन्स के अंदर जम जाता है, ब्लड को सही से सर्कुलेट नहीं होने देता, ब्लड को रोक देता है। तो हार्ट अटैक क्या होता है बेसिकली, जब आपका ब्लड जो है वो आपके मसल्स में, हार्ट की जो मसल्स हैं उनके अंदर ही नहीं अगर पहुंच पा रहा है, तो हार्ट जो है अपना काम कैसे करेगा, तो रुक जाएगा अपना हार्ट, वहां के टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। जैसे ही हार्ट अपना काम करना रोक देगा, फौरन आपकी कहानी खत्म। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से मेनली सबसे ज्यादा क्या है इसका रीजन, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल सेल्स ऑफ द एनिमल बॉडी। कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे अंदर प्रेजेंट और होना भी चाहिए, ये यूजफुल भी है, बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और इट कैन कॉज हार्ट अटैक और इवन डेथ, बट पर्टिकुलरली इन नर्वस टिश्यूज, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये मेनली नर्वस टिश्यूज में प्रेजेंट रहता है। कोलेस्ट्रॉल एग्जिस्ट ईदर फ्री और एज कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, या तो फ्री रहेगा या फिर जुड़ा हुआ रहेगा ईस्टर के थ्रू, ठीक है। अब देखो एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है और विटामिन डी है, ये सब किससे बनते हैं, ये सब बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना। एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स कंपाउंड होते हैं, ठीक है। सेक्स हार्मोन्स हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन है,
टेस्टोस्टेरोन है, विटामिन डी है, वो किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट फाउंड इन प्लांट। देखो, और ये इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है कि कोलेस्ट्रॉल प्लांट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। इन प्लांट्स स्टेरॉल एग्जिस्ट चीफली एज फाइटोस्टेरॉल्स। प्लांट्स के अंदर क्या है? ये स्टेरॉल जो होते हैं ये किस तरह के होते हैं? फाइटोस्टेरॉल टाइप के होते हैं, उन्हें हम फाइटोस्टेरॉल कहते हैं। फाइटो का मतलब प्लांट, यम प्लांट यानी कि डियोस्कोरिया प्रोड्यूसेस स्टेरॉइड कंपाउंड्स कॉल्ड डायोजेनिन। ठीक है, एक प्लांट होता है यम प्लांट, है ना, जो क्या करता है? स्टेरॉइड का प्रोडक्शन करता है, स्टेरॉइड कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायोजेनिन कहते हैं। इट इज यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ एंटी फर्टिलिटी पिल्स। क्या है ये? एंटी फर्टिलिटी पिल्स की, यानी कि बर्थ कंट्रोल की तरह इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि जो कंसीव नहीं करना चाहते, ठीक है, कपिल, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्या है? पिल्स बनती हैं, यानी कि इसकी दवा बनती है बेसिकली, जो बर्थ कंट्रोल में हेल्प करती है। किसकी दवा बनती है? कौन सा प्लांट है? यम प्लांट है। ठीक है, डियोस्कोरिया है, ये प्रोड्यूस करता है स्टेरॉइड का कंपाउंड, है ना, जो डायोजेनिन कहते हैं, जिसे इसकी दवा बनती है, दैट इज एंटी फर्टिलिटी पिल्स, यानी कि बर्थ कंट्रोल में काम आती है। इसी के साथ आज की कहानी आपकी होती है फिनिश। और अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपना डीएनए के बारे में हम देखेंगे कि भाई डीएनए की आखिर क्या कहानी है, वो भी तो बायोमॉलिक्यूल है। सही है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब पढ़ के आइएगा, ठीक है।